वो आपके क्लियर होते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी ट्रू पिक्चर ऑफ द जो वो क्या आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन कल्चर की बड़ी एक रियलिस्टिक सी पिक्चर इस नॉवल में दिखाई गई है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे नॉवल का, इसमें 13 चैप्टर हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें वी विल नो मोर अबाउट द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ द नाइजेरियन सोसाइटी, अबाउट द अफ्रीकन कल्चर, अबाउट द इग्बो सोसाइटी। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये अफ्रीका है, फिर ये नाइजेरिया है, नाइजेरिया में जाके इग्बो सोसाइटी आती है, उसकी बात हो रही है। अब इग्बो के अंदर बहुत ज़्यादा सारे विलेजेस हैं और वहाँ पे हम लोग करेक्टर्स की बातें करेंगे। ठीक है। तो जो पार्ट 1 ऑफ द नॉवल चैप्टर 1 to 13 प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ प्री कलोनियल इग्बो सोसाइटी। अब प्री कलोनियल इग्बो सोसाइटी मतलब कलोनियलिज्म से पहले की बातें होंगी पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है। बिफोर द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कलोनियल पावर्स एचबी केयरफुली कंस्ट्रक्ट्स द कल्चरल पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ ऑफ द इग्बो पीपल। यहाँ पे जो है हमारा जो राइटर है चुना एचबी, बड़ा उसने मुहतात रह के सारा जो है वहाँ की जो कलोनियलिज्म से पहले की जो लाइफ स्टाइल्स हैं अफ्रीका के, वो उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं फर्स्ट पार्ट में। और इंट्रोड्यूसिंग अवर ट्रेजिक हीरो, अब देखिए हमारा जो हीरो है वो ट्रेजिक हीरो के नाम से, दैट्स वाई मैंने पोइटिक में से जो ट्रेजिडी है, हमारा जो ट्रेजिक हीरो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन करवाया था। जैसे कि एडिपस रेक्स जो है वो हमारा जो है वो ट्रेजिक हीरो है। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ द ट्रेजेडी, जो हमारा हीरो है ही ऑलवेज बिलोंग्स टू द नोबल स्टेटस। ठीक है ना। वो नोबल होना चाहिए, हाई रैंक पे होना चाहिए, और उसमें एक ट्रेजिक फ्ला होना चाहिए जो कि उसका ट्रेजिक फ्लो क्या है, उसका हमार्शिया है। ठीक है ना। हमार्शिया। हाँ बिल्कुल। ऐसी ऐसी उसके अंदर एक फ्लॉ होता है जो कि जिसका उसको नहीं पता होता। तो हमारा जो ट्रेजिक हीरो है वो उसका हमेशा जो लिंक है उसका जो स्टेटस है वो हाइयर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा अकोनकोवा जो है, अकोनकोवा वो हाइयर स्टेटस के साथ, उसका ज़्यादा सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अफ्रीकन कल्चर के बारे में, वो आपके क्लियर होते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी ट्रू पिक्चर ऑफ द जो वो क्या आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन कल्चर की बड़ी एक रियलिस्टिक सी पिक्चर इस नॉवल में दिखाई गई है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे नॉवल का, इसमें 13 चैप्टर हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें वी विल नो मोर अबाउट द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ द नाइजेरियन सोसाइटी, अबाउट द अफ्रीकन कल्चर, अबाउट द इग्बो सोसाइटी। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये अफ्रीका है, फिर ये नाइजेरिया है, नाइजेरिया में जाके इग्बो सोसाइटी आती है, उसकी बात हो रही है। अब इग्बो के अंदर बहुत ज़्यादा सारे विलेजेस हैं और वहाँ पे हम लोग करेक्टर्स की बातें करेंगे। ठीक है। तो जो पार्ट 1 ऑफ द नॉवल चैप्टर 1 to 13 प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ प्री कलोनियल इग्बो सोसाइटी। अब प्री कलोनियल इग्बो सोसाइटी मतलब कलोनियलिज्म से पहले की बातें होंगी पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है। बिफोर द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कलोनियल पावर्स एचबी केयरफुली कंस्ट्रक्ट्स द कल्चरल पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ ऑफ द इग्बो पीपल। यहाँ पे जो है हमारा जो राइटर है चुना एचबी, बड़ा उसने मुहतात रह के सारा जो है वहाँ की जो कलोनियलिज्म से पहले की जो लाइफ स्टाइल्स हैं अफ्रीका के, वो उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं फर्स्ट पार्ट में। और इंट्रोड्यूसिंग अवर ट्रेजिक हीरो, अब देखिए हम करता है तो उसके पास जो है वो बड़ा हार्ड वर्क करता है फील्ड्स में। तो तीसरा टाइटल इसके पास इस तरीके से है, दैट्स वाई ही इज़ द वेरी ऑनरेबल पर्सन ऑफ द कलान। अब कलान क्या है, कलान जो है विद इन इग्बो सोसाइटी एक जो है वो उन लोगों का ग्रोह है जिनके पास सबसे ज़्यादा टाइटल्स हैं, दोज पीपल हु आर द ऑनरेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो ये तीनों क्लान्स ये कहता है अकोनकोवा कि मैंने जो है ये कमाए हैं। ठीक है। अकोनकोवा's पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाई हिज डीप फेलियर और फियर ऑफ फेलियर। लेकिन हमारा जो हीरो है उसके अंदर हमार्शिया है, फियर ऑफ फेलियर है, वीकनेस है, वीकनेस से उसको डर लगता है। ठीक है ना। तो हीज फादर योनका वॉज जेंटल एंड आर्टिस्टिक बट वॉज कंसिडर्ड लेजी एंड अनसक्सेसफुल। योनका डाइड विद डेब्ट्स विदाउट टाइटल्स विच ब्रॉट शेम अपॉन हिज फैमिली। फियर ऑफ फेलियर क्या है अकोनकोवा को, उसको ये लगता है कि अगर मैं अपने बाप की तरह हो गया तो उसके जो फादर थे योनका, वो जो थे वो मतलब उनके सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज था और वो सारी ज़िंदगी कोई टाइटल नहीं विन कर सके। ठीक है। अलबत्ता उसका जो तरीक़ाकार था लोगों के साथ, जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। लाइक जब भी कोई बंदा उसके पास आता है जिसका उसने कर्ज देना होता तो ये उसकी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी किया करता था।
इग्बो सोसाइटी में ये कल्चर भी है कि जब कोई गेस्ट आपके पास आता है तो वो अपने साथ भेड़ की खाल जो है वो उसने अपने कंधों पे रखी हुई होती है और वो उसको साथ लेके आता है और वो अपने बैठने की चीज़ जो है वो खुद लेके आता है, उसको बिछाता है, उसके ऊपर बैठता है। फिर वहाँ के लोग जो है उसको एक स्पेशल टाइप का खाना पेश करते हैं, उसके बाद वो जो है वो फॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, लाइक उसने अपना कर्ज मांगना है तो वो फॉर्मल वे में मांगे। दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ द इग्बो कल्चर। अब देखिए वहाँ के लोगों को अनसिविलाइज्ड कहना, इन्फीरियर कहना अकॉर्डिंग टू द कॉलोनाइजर्स पीपल, ठीक है ना, वाइडमैन बर्डन थेरी जिसको हम लोग कहते हैं, जिन्होंने अपने यस मैम। कंधों पे ये ठेका उठाया हुआ है कि हम लोग जो हैं दुनिया को जो है वो सिविलाइज्ड करेंगे। क्या सिविलाइज। हाँ जी, क्या आप लोगों के आने से पहले वो लोग सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं? तो दीज वर द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ द इग्बू कल्चर। अब अकोनकोवा's पर्सनैलिटी के बाद डिटर्मन नेवर टू रिजेंबल हिज फादर, अकोनकोवा कहता है कि मैं अपने बाप के साथ कभी नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा? अब देखें क्या हुआ था कि जब इसके फादर जो हैं वो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाए तो उन्होंने सुसाइड कर ली। सुसाइड कर ली तो उनका ये होता है कि द सुसाइड इज़ अ वेरी सिवियर क्राइम अमंग द इग्बो सोसाइटी। उन्होंने क्या किया कि इसके फादर को ईवल फॉरेस्ट में जाके छोड़ा है। अब ईवल फॉरेस्ट क्या है? ईवल फॉरेस्ट में ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है जिनको बैड ओमन कंसीडर किया जाता है, जिनको ईवल स्पिरिट्स कंसीडर किया जाता है। और क्योंकि सुसाइड एक बहुत सीवियर क्राइम है तो ऐसे लोगों की बॉडी को कोई इंसान हाथ नहीं लगाता, ऐसे लोगों की बॉडी को ज़मीन के हवाले नहीं किया जाता, अर्थ गॉडेस के हवाले नहीं किया जाता। उनको लगता है कि इनके ऊपर तो कर्स, दे वर द कर्स्ड पीपल, अगर हम लोग इनको अर्थ के हवाले करेंगे तो हमारे ऊपर और ज़्यादा जो है वो कैलेमिटीज़ आ सकती हैं, हमारे हमारे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्बादी आ सकती है, ठीक है ना, तो आफात आ सकती हैं। उनसे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उनको ईवल फॉरेस्ट में छोड़ाते हैं ताकि जानवर वगैरह लोग मतलब जानवर वगैरह इनको इनकी डेड बॉडीज़ को खा ले। तो इस वजह से इसको अपने फादर से डर लगता था क्योंकि उसने सुसाइड कर ली थी, वो लोगों का मुकाबला नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसको फियर ऑफ फेलियर रहता है कि मैं अपने बाप जैसा ना बन जाऊँ। तो इसको ये यही वाला जो फियर है, इसको यही वाली जो पिक्चर है अपने बेटे नोबजी में भी नजर आती है। इसको लगता है नोबजी जो है वो मेरे बाप जैसा है। डिटरमिन्ड नेवर टू रिजेंबल हिज फादर, अकोनकोवा बिकम्स हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड एंड एम्बिशियस। He earns wealth through yam farming, gains titles in the clan, and becomes a respected member of the community. However, his fear of weakness also makes him harsh. अब क्या है कि ये हर वक्त का जो डर है इसको क्या करता है, he became harsh, violent, emotionally rigid. Sometimes इसका दिल करता है ये अपनी वाइफ्स के साथ अच्छा सलूक करे, अपनी इसकी एक बेटी है जो कि बड़ी बड़ी वो जो उसको बड़ा ब्रेव समझता है, इसका दिल करता है ये उसको एडमायर करे, लेकिन ये नहीं करता, रिजिड रहता है, इमोशनली रिजिड हो जाता है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इग्बो सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब ये देखें हमारी जो इग्बो उनकी जो अफ्रीका की जो इग्बो सोसाइटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है। वहाँ पे काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं, मतलब एल्डर्स का है, उन्होंने एक काउंसिल बनाई हुई है, जब उन्होंने कोई फैसला वगैरह करना होता है तो उनसे मशवरा लेते हैं। टाइटल्ड मैन हु होल्ड अथॉरिटी इन द क्लान, वहाँ पे टाइटल्ड मैन हैं जो कि मतलब उन्होंने पूरे क्लान की अथॉरिटी उन लोगों के पास है। इग्बो गोबो कोर्ट सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है ना, जो कि किसी भी डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बेस्ड ऑन जैम कल्टीवेशन, जैम की फसल वहाँ पे बड़ी जो है वो एक मुकद्दस फसल समझी जाती है, उसको वो लोग जो है वो कास्ट करते हैं। तो देखिए एक मजबूत सोसाइटी है, एक सिस्टम है जो चल रहा है, ठीक है। तो through these institutions, HB demonstrates that the Igbo society possess order, law, complex governance, and this representation challenges colonial stereotypes that portray Africa as uncivilized or chaotic. तो ये इन लोगों का कहना कि स्टीरियोटाइपिंग जो ना अफ्रीका के साथ कि वो लोग अनसिविलाइज थे, ऑटिक थे, ठीक है ना, और वो उसे क्या कहते हैं इन्फीरियर थे। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह के जो है स्टीरियोटाइपिंग ये गलत थी। अब यहाँ वहाँ पे जो है ओरेकल जो है, आपको पता है कि ग्रीक ट्रेजेडी में ओरेकल की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया कि एडिपस रेक्स को ओरेकल ने कई बार कहा, प्रोफेसी की कि तुम्हारी फेट इस तरीके से है। तो वहाँ पे इसी तरह से इग्बो सोसाइटी में भी ओरेकल्स जो हैं वो डिसीजंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जी। क्या होता है कि इकिमीफोना जो है, अब जो अकोनकोवा का जो विलेज है उसका नाम है यूमोफिया, ठीक है, और इसका जो मदरलैंड है जहाँ से इसकी मदर थी, जहाँ से उसकी मदर की शादी होकर इधर आई यूमोफिया में, वो है मबानता। एक विलेज का नाम है ई बेमे। अब ये 9 विलेजेस हैं, ठीक है ना। जब 9 विलेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो हेड विलेज है वो है यूमोफिया। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि हमारा इस्लामाबाद है, हमारा कैपिटल है, तो यूमोफिया वॉज द कैपिटल ऑफ द 9 विलेजेस, आप ये कह सकते हैं। सारे डिसीजन
जो होते हैं वो यूमोफिया में होते थे, तो वहाँ पे कलान भी था, वहाँ पे एल्डर ऑफ काउंसिल्स भी थी, तो ये सारा कुछ। अब क्या है कि यूमोफिया की एक औरत जो है वो साथ वाले विलेज का एक आदमी आता है यूमोफिया में, तो ये लोग मार्केट में होते हैं, तो सडनली ना अचानक से या कोई वो मिसहैप होता है, तो उस औरत का मर्डर हो जाता है जो नियर बाय विलेज है उस आदमी के हाथों। अब वो यस लोग जो मैम। एल्डर ऑफ काउंसिल डिसाइड करते हैं कि अब इसके बदले में ना हम लोग यूमोफिया को एक जो है वो वर्जिन लड़का दे देते हैं, ताकि वो उसको स्लॉटर कर दें, और इस तरह से जो कर्स हुई है, जो लानत मतलब जो बददुआ जो जो भी नागहानी आफात आनी है वो टल जाएंगी, इसकी इसकी कुर्बानी कर देंगे तो वो टल जाएंगी। तो इकी में फोना वो लड़का है जो कि अकोन कोवा के साथ 3 साल उसके घर में रहता है, उसका फैमिली मेम्बर बन के। अब इकी में फोना को ना जो अकोन कोवा है वो बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी मस्कुलिनिटी वाली क्वालिटीज़ हैं, मर्दाना क्वालिटीज़ जिसको कौन को पसंद करता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक ही फोना है वो अकोन कोबा को अपना फादर कहना शुरू कर देता है। नोबयोई को एक साथी मिल जाता है, नोबयोई इसको एल्डर ब्रदर कहता है। तो जो है अकोन कोबा उसको ये बातें बड़ी पसंद आती हैं कि वो उसको क्योंकि मस्कुलिनिटी बड़ी पसंद है, तो उसको अपने बेटे का ये बिहेवियर बड़ा पसंद आता है कि वो इकीमी फोना को अपना एल्डर ब्रदर मानना शुरू हो गया है। अब क्या होता है कि इकीमी फोना ग्रेजुअली बिकम्स द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड इन्फ्लुएंस नोबयोई पॉजिटिवली। However, after 3 years, the oracle declares that Ikimifona must be killed. अब ओरेकल ने इसको आके कौनकोबा को कहा कि 3 साल हो गए हैं, अब ये बच्चा जो है 18 साल का हो गया है, अब इसको आप जो है वो स्लाटर कर दें, ठीक है। तो ऑल दो द एल्डर ओगबूफी इजीडियो, अब ये जो एल्डर ऑफ काउंसिल ऑफ एल्डर्स है ना उसका एक पर्सन है ओगबूफी इजीडियो, वो एडवाइस करता है कौनकोबा को कि तुम इसकी एग्जीक्यूशन में पार्ट मत लेना, डोंट पार्टिसिपेट इन द एग्जीक्यूशन द मर्डर ऑफ द इकीमीफोना। तो लेकिन कौनकोबा अगेन टू सेव हिमसेल्फ फॉर द फियर ऑफ द फेलियर, वो इकीमीफोना जो उसको बाप कह रहा होता है, जब वो उसको दूसरे विलेज में कहता है कि इकीमीफोना से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने लेके जा रहा हूँ, और रास्ते में जो है क्लांस के लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, जब उस बच्चे के ऊपर वो अपनी जान को बचाने के लिए अकोन कोवा की तरफ भागता है, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरा बाप है, लेकिन अकोन कोवा आगे से उसको अपनी तलवार के साथ 2 हिस्सों में काट देता है। तो दिस मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवन इन द पार्ट 1, इट क्रिएट्स इमोशनल ट्रॉमा फॉर नोबयोई। अब नोबयोई जो इसका बेटा है अकोन कोवा को, उसको बड़ा इससे वो होता है, ट्रेजिडी फील होती है, और उसको अपने बाप से नफरत होना शुरू हो जाती है। पहले भी कई मौक़ों पर थी, क्योंकि वो उसको लोअर कंसीडर करता है, कहता है ये अपनी माँ के पास बैठा रहता है। तो ऐसी बड़ी बातें थी जो कि नोबयोई को पहले भी नहीं पसंद थी, लेकिन इस हादसे के बाद नोबयोई जो है वो और ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है अपने फादर के करेक्टर से। अब जो है पार्ट 1 जो है, यहाँ पे हमारे पास इग्बो सोसाइटी में रिलीजन एंड कॉस्मोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिलीजन में आप देखते हैं वहाँ पे ये लोग गॉड एंड गॉडेसेस को मानते हैं, ज़मीन की पूजा करते हैं, पर्सनल चीज स्पिरिचुअल डेस्टिनी, और अर्थ गॉडेस जो है वहाँ पे एनी है। और मतलब ये औरतें, वैसे फेमिनिज्म को ये लोग नहीं कंसिडर करते, इन्फीरियर करते हैं, लेकिन इनकी गॉडेसेस जो हैं वो मोस्टली फीमेल हैं, ठीक है। सेक्रेड वीक ऑफ द पीस वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कि इस वीक में अगर कोई बुरा काम हो गया तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा जो है कैलेमिटीज़ आती हैं, वो फिर जो है वीक ऑफ पीस को ख़त्म अगर किसी ने किया है तो उसको उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है। रिचुअल सेक्रीफाइसेस, अभी आपके सामने इकीमी फोना की जो है वो रिचुअल सेक्रीफाइस की गई है, और उसके बाद कंसल्टेशंस ऑफ द ओरेकल से मशवरे के साथ ये सोसाइटी चला करती थी। दीज वर द ट्रेडिशन ऑफ द रिलीजन अमंग इग्बो सोसाइटी। हाँ, रिलीजन रेगुलेट्स बोथ मोरालिटी एंड द सोशल बिहेवियर, वहाँ का जो रिलीजन है मोरालिटी को और सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। इवन दो आप देखिएगा अकोन कोवा जो कि एक हायर स्टेटस का रैंक है उसका अमंग हिज क्लान, इवन दो जब उससे कोई मिस्टेक होती है तो उसको भी ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं इनके आगे झुकना पड़ता है। मतलब सोशल बिहेवियर भी आपका रेगुलेट कौन करता है, आपका रिलीजन का, आपकी ट्रेडिशंस का रही है। When Akonkova breaks the week of the peace by beating his wife, he must offer sacrifice to restore harmony with the earth goddess. वीक ऑफ पीस चल रहा होता है, अकोनकोवा क्या करता है, वो अपनी जो सबसे छोटी थर्ड वाली वाइफ है उसको पीट देता है, उसको मारता है। तो क्या हुआ है, उसने वीक ऑफ पीस की ट्रेडिशन को ख़त्म किया, तो इसके लिए उसको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। और दिस शोज दैट द इवन पावरफुल इंडिविजुअल्स मस्ट सबमिट टू द स्पिरिचुअल अथॉरिटी, मतलब पावरफुल लोगों को भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के सामने बो डाउन होना पड़ता है, ठीक है। अब ओके हम मैम। लोग
हाँ जी, अब हम लोग बात करते हैं जेंडर रोल्स की इन इग्बो सोसाइटी। इग्बो सोसाइटी में जेंडर रोल्स किस तरीके से होते हैं, वहाँ पे इग्बो सोसाइटी में जेंडर रोल्स आर क्लियरली डिफाइंड विद इन इग्बो कल्चर। मैन आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेंथ, ब्रेवरी एंड इकोनॉमिक सक्सेस थ्रू फार्मिंग एंड वारफेयर। ठीक है ना, वहाँ पे मर्दों को बहादुरी की और स्ट्रेंथ की सिंबल समझा जाता है, औरतों को वीकनेस की सिंबल समझा जाता है। विमेन जनरली ऑक्यूपाई डोमेस्टिक रोल्स, उनको डोमेस्टिकली ही कहा जाता है कि जो घरों में ही रहेंगे। ऑल दो अकोनकोवा की एक बेटी है जो कि बड़ी बहादुर है, लेकिन अकोनकोवा उसको फील्ड्स में नहीं लेके जाता। उसको बड़ी पसंद है अपनी बेटी की, उसके अंदर बड़े जो हैं वो मर्दों वाली क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो उसको बाहर नहीं लेके जाता। द अर्थ गॉडेस एनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट deities represented fertility and the morality. Akonkova's extreme fear of the femininity leads him to reject compassion and tenderness. अब कभी कभी उसका दिल करता है कि वो अपने बच्चों के पास बैठे अपनी बीवियों से बात करे, लेकिन ये जो फियर ऑफ फेमिनिटी है ना, कि वीकनेस ना कहीं मेरे अंदर आ जाए, ये उसको कभी टेंडर ही नहीं होने देती, इसको कभी कंपैशनेट ही नहीं होने देती। दिस रिजिड मस्कुलिनिटी कंट्रीब्यूट्स टू हिज ट्रेजिक करेक्टर। आखिरकार ये सारी की सारी वजूहत मिल के एक दिन उसके ट्रेजिक करेक्टर की वजह बनती हैं। अगली बात, एक्सीडेंटल किलिंग एंड एग्जाइल। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 13 चैप्टर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जो अभी अभी मैंने एक एल्डर की बात की थी, इग्बो वो जो इग्बो इग्बो गोबो जो है सोसाइटी है, वहाँ से जो एक एल्डर था, उसका नाम भी मैंने थोड़ी देर पहले लिया है, उसका नाम अभी मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कि यहाँ पे जब उसने इसको मना किया था उसको अकोनकोवा के डोंट पार्टिसिपेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इकीमीफोना ओगो बूफी इजीडियो। अब ओगो बूफी इजीडियो जब जो है वो थोड़े दिन बाद जो ही इकीमीफोना की एग्जीक्यूशन होती है तो उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो उसके फ्यूनरल में अकोनकोवा होता है, और उसको बड़ी टेंशन होती है अकोनकोवा को कि मैं उसकी बात अगर सुन लेता, उसने मुझे आके खुद मशवरा दिया था। आफ्टर द मर्डर ऑफ द इकीमीफोना, अब देखिए अकोनकोवा जो है वो बहादुर बनने का, मजबूत होने का दिखावा करता है। ये कई दिनों तक, कई हफ्तों तक खाना नहीं खा सका, अकोनकोवा रात को सो नहीं सका, इसको डिप्रेशन होता था, इसके अगर ये आंखें बंद करता था तो इसको इकीमीफोना याद आता था। लेकिन ये सिर्फ लोगों के सामने कि मुझे कोई वीक ना कहे, इसने अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ था। सो द एक्सीडेंटल किलिंग में क्या होता है, जब उस एल्डर की फ्यूनरल चल रहा है उसका, तो उसी फ्यूनरल में जो हमारे प्रोटैगोनिस्ट है हमारा अकोनकोवा, उसकी गन से सडनली फायर हो जाता है अनइंटेंशनली, और उसी एल्डर का 7 साल का जो बेटा है उसको जाके जो फायर है वो लग डेथ हो जाता जाए। है। हाँ जी, उसको फायर लग जाता है जी। और उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस एक्शन इज Action is कंसिडर्ड considered अनइंटेंशनल। unintentional. बेटा माइक ऑफ बेटा करिए। माइक ऑफ करिए। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो कॉन्कोबा से ये जो एक्शन हुआ है, तो ये इसको कहा जाता है अनइंटेंशनल एक्शन। क्योंकि अनइंटेंशनल जो क्राइम होते हैं ये कहते हैं फीमेल करती हैं, क्योंकि फीमेल जो है वो बगैर इरादे के कोई भी काम कर देती हैं। लेकिन अगर तुमने इरादतन उसको इंटेंशनली मारा होता तो तब तुम्हें जो थी वो पनिशमेंट नहीं मिलनी थी। अब अनइंटेंशनली तुमसे फायर हुआ है तो ये फीमेल क्राइम है, तुमने फीमेल जैसा क्राइम किया है। द पनिशमेंट रिक्वायर्स कॉन्कोबा टू लीव यूमोफिया फॉर 7 ईयर्स। तो इसकी तुम्हें सजा दी जाती है। तो अकोनकोवा को 7 सालों के लिए यूमोफिया छोड़ने का कह दिया जाता है, उसको बैनिश कर दिया जाता है फॉर 7 ईयर्स। हिज कंपाउंड इज डिस्ट्रॉयड, उसका घर जो है उसको आग लगा के जला दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जितनी भी वो कर्स थी वो उसको धो दिया जाए। बाद में उसको जो है वो एक सेक्रेड पानी के साथ, एक पाक पानी के साथ जो है उसकी जगह को धोया जाता है, ताकि क्राइम जो है वहाँ से साफ हो सके। दिस एग्जाइल मार्क्स द एंड ऑफ द पार्ट 1 एंड सिंबलाइजेज द बिगिनिंग ऑफ द अकोनकोवास डाउनफॉल। अब यहाँ से अकोनकोवा का डाउनफॉल स्टार्ट होता है और उसको बैनिश कर दिया जाता है। किसकी तरफ बैनिश कर दिया जाता है? उसकी मदरलैंड की तरफ, मबानता की तरफ। ठीक है, अब वो 7 साल वहाँ पे जाके गुजारेगा। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट 13 चैप्टर। अब आप देखें कि फर्स्ट अकोनकोवा रिजेंबल्स द क्लासिकल ट्रेजिक हीरो डिस्क्राइब्ड बाय अरिस्टोटल। सबसे पहली बात तो हमारा जो है अकोनकोवा वो किसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है? ट्रेजिक हीरो के साथ। ट्रेजिक हीरो वाली उसके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ही बिलोंग्स टू द हायर रैंक, ही हैज़ अ ट्रेजिक फ्ला, ठीक है, और उसका डाउनफॉल भी होता है, फिर उसको एनाग्नोरिसिस भी होगा, उसका पेरिपीटिया भी होगा, कैथारसिस भी होगा, सारी सिचुएशंस आएंगी उसके ऊपर। ही पोजेस हाई सोशल स्टेटस, ऑफ फाटल फ्ला, हिज फियर ऑफ द वीकनेस एंड ट्रैजेक्टरी टूवर्ड डाउनफॉल। Second, HB uses the narrative to
रिक्लेम अफ्रीकन हिस्ट्री। अब एचबी जो है, जो हमारा राइटर है, उसने ऐसा नैरेटिव इस्तेमाल किया है जहाँ पे वो अफ्रीकन हिस्ट्री आइडेंटिटी को डिफेंड कर सके कि प्रिमिटिव कल्चर जिसको डिपिक्ट किया हुआ था, अफ्रीका का जो प्रिमिटिव कल्चर था, सॉरी वहाँ का जो जहाँ वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे जिसको तुम लोगों ने इन्फीरियर कहा हुआ था, वो कल्चर ऐसा नहीं था। बाय प्रेजेंटिंग इग्बो ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस, बिलीव्स इन डिटेल, द नोवेल चैलेंजेस कॉलोनियल नैरेटिव्स। अब कॉलोनियल नैरेटिव्स क्या हैं, आप लोग देखिए, वो अपने नैरेटिव्स में इनको बुरा दिखाते हैं, इनको अनसिविलाइज दिखाते हैं, लेकिन उसने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कल्चर दिखा के अपने जो अफ्रीका के लोग हैं उनको इसने डिफेंड किया है। Third, the novel critiques rigid masculinity. Akonkova's inability to express emotion or adapt to the change demonstrate how extreme adherence to the patriarchal ideals can lead to self-destruction. मतलब उसने अपने ऊपर जो खोल चढ़ाया हुआ था मस्कुलिनिटी का, आखिरकार वो उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बायस बना है। ठीक है। और फाइनली जिस एक्शन से वो बचना चाहता था, फीमेल क्राइम से, उससे फीमेल क्राइम ही हो जाता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ वीकनेस, मतलब वो चाहता था कि मुझसे फीमेल वाला कोई काम ना हो, लेकिन अनइंटेंशनली उसकी गन से फायर हो गया। ठीक है। और इसके बाद जो है कि फाइनली एच बी पोर्ट्रेज इग्बो कल्चर रियलिस्टिकली रादर देन रोमांटिकली। आप देखें जैसे जैसे हम लोग थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ते हैं, हमें शुरू शुरू में तो कब बहुत सारी ट्रेडिशंस को देख के अजीब भी लगता है, फिर हम लोग जो है राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है कि उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है। तो हमारा जो राइटर है यहाँ पे वो उनकी एक रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने लेके आ रहा है, रोमांटिकली नहीं डिस्क्राइब कर रहा, उनका एक रियलिज्म हमें जो है वो शो की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने जो हैं वो ली हैं अफ्रीकन जो है इग्बो लैंग्वेज से, उनको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग इनको देख लो। एक तो ची है, दूसरी ओबी है, आगबला है, इग्बो इग्बो वो इग्बो गोवो है, एनी है, और उसके बाद उसो है। ठीक है। इलो है, उजो है, उसो। उसो का बाद में हम लोग जिक्र करेंगे। एन आउटकास्ट डेडिकेटेड टू डाइटी एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नॉर्मल सोशल लाइफ। ऐसे लोग जो कि मार्जिनलाइज लोग होते हैं, जो कि आउटकास्ट होते हैं, उनको ये लोग उसो कहते थे। वीक ऑफ पीस यैम की यहाँ पे बात हुई है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा फर्स्ट पार्ट, द समरी ऑफ द मैम फर्स्ट पार्ट? जबरदस्त, बाकी भी वेरी कुछ बोलने हैं? इंटरेस्टिंग। मैम ये क्वेश्चन किया जा सकता है? क्वेश्चन बना ना लेनी पड़े, उनसे जाके बात ना करनी पड़ जाए तो, लेकिन सेम अब उसके साथ वैसा ही हुआ। अब उसको बैनिश कर दिया गया है। जब वो बैनिश हुआ है तो वो कहाँ गया, वो मबानता की तरफ गया है। मबानता क्या है, दैट इज़ हिज मदरलैंड, उसकी माँ का गांव है। वहाँ पे, वहाँ से उसकी माँ की शादी होके यहाँ पे आई थी। तो अब वो अपने मटरनल जो अंकल हैं उनके साथ जाके रह रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, हिज मटरनल अंकल Ochendio receives him kindly and gives him land to build his compound and farm. Ochendio explains the significance of the motherland, saying that when life becomes bitter, a man seeks comfort in his mother's home. जब जिंदगी बड़ी तल्ख हो जाती है ना, तो इंसान अपनी माँ की गोद में ही आके सुकून लेता है। कहाँ सुकून मिल रहा है, औरत के पास। कहाँ सुकून मिल रहा है, फेमिनिज्म में। दैट इज कंसिडर्ड द साइन ऑफ द वीकनेस। एक्चुअल में दैट इज नॉट द वीकनेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द फीमेल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर एक इतना मजबूत इंसान है, उसको सहारा देने के लिए एक औरत ही सिलेक्ट की गई, एक औरत का कंट्री ही सिलेक्ट किया गया। Okonkwo feels deeply disappointed because his dream of becoming a powerful leader in Jumofia is shattered. मतलब उसके जो ख्वाब थे जुमोफिया में वो क्लान का हेड बन जाएगा, वो तो सारा कुछ खत्म हो गया ना। तो जिस फेट से वो बच रहा था, वो आखिरकार उसके ऊपर जो है वो प्रीवेल होना स्टार्ट हो गई। अब 15 चैप्टर जो है न्यूज़ फ्रॉम अबामी। अब ये अबामी जो है ये भी एक विलेज है। ठीक है ना, मैंने आपको कहा 9 विलेजेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं आपस में। विजिटर्स ब्रिंग ट्रेजिक न्यूज़ अबाउट द नियर बाय विलेज अबामी। अबामी के गांव से वहाँ पे खबर आती है कि एक जो है आदमी वाइट मैन है, उसको वहाँ पे साइकिल चलाते देखा गया है। तो वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने इसको बैड ओमन कंसीडर किया और उसको मार दिया। लेटर वाइट सोल्जर्स, फिर वहाँ पे और ज़्यादा वाइट लोग आए और उन्होंने क्या किया, आके पूरा का पूरा जो गांव था उसको, सारे गांव के लोगों को मार दिया और वहाँ पे उनको वो जो है उनका गांव जला दिया गया। अब ये देखें कॉलोनाइजर्स क्या करते हैं, उनका एक नुकसान होता है, वो अपने साथ पूरा जो दूसरा, अगर उनका एक बंदा मरता है तो वो दूसरों के 100 बंदे को मार देते हैं। हालांकि इसका बदला तो ये था ना कि एक के बदले एक ले लेते, लेकिन उन्होंने आके सारे गांव के लोगों को जला दिया। अभी भी आप सेम यही अगर कंडीशन इस वक्त वर्ल्ड की आप ले लें तो वाइट मैन बर्डन थेरी जो है
वो इन लोगों ने अपने सर पे उठाई हुई है। तो जैसे कि ये लोग कहते हैं ईरान में हुकूमत हमारी मर्ज़ी की होनी चाहिए और ये जो लोग हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। तो वहाँ पे उन्हीं के गाँव में आके आप उन्हीं का सारा गाँव जो है ख़त्म कर देते। सिर्फ़ क्यों? क्योंकि आपके पास गन्स थी, आपके पास ज़्यादा पावर थी। ठीक है? दिस इज़ अ फर्स्ट क्लियर वार्निंग ऑफ द कॉलोनियल इन्वेजन। अब ये जो यहाँ पे जो गाँव ख़त्म किया गया है, इससे पता चल रहा है कि कैसे ये लोग एक बंदा दे के पूरा पूरा का पूरा गाँव जो है वो ले लेते हैं, पूरा का पूरा कंट्री जो है वो ले लेते हैं। Akonkova is shocked but believes the villagers were foolish because they did not act decisively. कौनकोवा परेशान तो होता है लेकिन उसको वो कहता है कि गांव के लोगों को यहाँ पे समझदारी से काम लेना चाहिए था। अब चैप्टर नंबर 16 जो है अराइवल ऑफ द मिशनरीज, यहाँ पे जो है वो क्रिश्चियन लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू कर देते हैं, बांता में आ जाते हैं, बिगन प्रीचिंग, वो अपना रिलीजन जो है उसको प्रीच करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका लीडर होता है मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो है वो एक खुदा के ऊपर मोनोथिज्म की बात करता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं आपको पता है वो पॉलीथिज्म की तरफ उनका रुझाव है, क्योंकि ग्रीक जो है, ग्रीक से अगर हम लोग गॉड एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो वो पॉलीथिज्म की बात करते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने आगे मोनोथिज्म मतलब एक गॉड की बात करना शुरू कर दी। तो यहाँ के लोग उनके ऊपर हंसा करते थे। और क्या होता है कि यहाँ पे जो एक कास्ट थी अभी अभी जिसका नाम मैंने पहले लिया, ऊसो, ऊसो जो थे उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो आउटकास्ट समझे जाते थे, मार्जिनलाइज्ड मेंबर थे, उनको लगा कि क्रिश्चियनिटी उनको इक्वालिटी देगी, तो वो दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी। मार्जिनलाइज लोगों को लगता होता है कि आप, मैंने आपके साथ वो गायत्री स्पिवक की शेयर जो थ्योरी थी वो भी शेयर की थी कि कैन सबाल्टर्न स्पीक, उसमें सबसे जो लोअर कास्ट होते हैं ना, मार्जिनलाइज्ड पीपल, जब इस क्रिश्चियनिटी के आने के बाद उनको लगा कि हमारी जो आवाज़ है कोई सुनने वाला है, तो से दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी। चैप्टर नंबर 17 जो है उसमें हमारे पास जो है चर्च। अब वहाँ पे मिशनरीज तो आगे, तो उन्होंने कहा कि हमें ना चर्च बनाना है। तो यहाँ के गांव के लोग जो हैं अपने अकॉर्डिंग तो बड़े क्लेवर थे, लेकिन वो लोग मासूम थे। उन्होंने उनको कहा मिशनरीज को कि आप लोग ईवल फॉरेस्ट में जाके चर्च बना लो। उन लोगों ने ईवल फॉरेस्ट में जाके चर्च बना लिया, और यहाँ के लोगों को लगता था कि सून सरप्राइजिंगली कि मतलब वहाँ ये लोग अगर ईवल फॉरेस्ट में जाके चर्च बनाते हैं तो इन्होंने तो ज़िंदा ही नहीं बचना, वहाँ पे तो ये लोग मर जाएंगे। द विलेजर्स अज्यूम द मिशनरीज विल डाई देयर, सरप्राइजिंगली द मिशनरीज सर्वाइव विच मेक सम विलेजर्स क्वेश्चन देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स। अब इस वजह से भी जो कुछ लोग थे उनके जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे उनके ऊपर क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी कि हमें शुरू से ये कहा जाता रहा कि ईवल फॉरेस्ट तो कर्स्ड है। इनके यहाँ इग्बो सोसाइटी में अगर ट्विन्स पैदा होते थे ना तो ये भी एक बैड ओमन कंसीडर किया जाता था। तो ये उन ट्विन्स को भी वो ईवल फॉरेस्ट में छोड़ाते थे। कोई खुदकुशी कर लेता था, सुसाइड कर लेता, तो उसकी डेड बॉडी ईवल फॉरेस्ट में छोड़ाते थे। इनको लगता था कि वहाँ पे जो हैं वो बैड स्पिरिट्स रहती हैं, वहाँ पे वो विचीज़ वगैरह हैं। तो जब ये लोग मिशनरीज ने वहाँ पे चर्च बनाया और ये जिंदा फिर रहे हैं और खुश हैं, तो इन्होंने इनके ट्रेडिशनल बिलीफ्स के ऊपर भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो गई, इनके माइंड में आना शुरू हो गया कि ये क्या है, हम लोग रॉन्ग वैल्यूज़ को तो नहीं मानते आ रहे। सून एज चर्च इज बिल्ट एंड कन्वर्ट्स बिगन्स टू ज्वाइन, और जैसे ही चर्च बना तो जो कन्वर्टर लोग थे वो भी जाना शुरू हो गए। नोब जो था और कौनकोवा का बेटा, वो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। उसको उसको लगा कि क्रिश्चियनिटी जो है उसको पनाह देगी, तो उसने अपना कल्चर छोड़ दिया। और उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट विद द क्लान। अब जो क्रिश्चियनिटी है, जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी ग्रो करना शुरू हुई, तो ये कॉलोनाइजर्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये घर घर तोड़वाते हैं, ठीक है ना, घर में लड़ाई डलवाते हैं। पहले घर तोड़ेंगे और फिर खुद उसके ऊपर काबज हो जाएंगे। सेम सिचुएशन आप देखिए ईरान में, सेम सब कॉन्टिनेंट में हुई, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे भी जो इग्बो कल्चर के जो लोग थे, इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब आपको पता है इग्बो गोबो जो है वो एक काउंसिल है जो कि डिसीजंस लेती है, और ये लोग जो हैं वो एक एक्ट है जो कि रिलीजन के अकॉर्डिंग करते हैं। मास्क पहन के कोई इनके यहाँ कोई डांस वगैरह है वो कर रहे थे। तो एक इनोक जो है वो कन्वर्ट हुआ है नया नया ही क्रिश्चियनिटी में। तो उसने क्या है कि इग्बो के मुंह के ऊपर से मास्क उतार दिया है। और ये जो एक्ट है, एन एक्ट कंसीडर्ड अ सीरियस रिलीजियस क्राइम, ये इग्बो सोसाइटी में बहुत बड़ा एक रिलीजियस क्राइम समझा जाता है। आप किसी के रिलीजन को छेड़ते हैं तो दूसरा बंदा जो है वो खामोश तो नहीं ना बैठेगा। दिस लीड्स टू द राइजिंग टेंशन बिटवीन द मिशनरीज एंड द ट्रेडिशनल कम्युनिटी। अब इस वजह से भी कि जो एक्ट पहले कभी नहीं हुआ, अब इन लोगों ने करना शुरू कर दिया जैसे ही कन्वर्जन स्टार्ट हुई।
तो इसके बाद प्रिपेयरिंग टू द रिटर्न, अब 7 ईयर्स हो गए हैं अकोनकोवा को मबांता में रहते हुए। अब उसका यूमोफिया जाने का टाइम आ गया है और जाने से पहले ही होस्ट अ लार्ज फीस्ट टू थैंक हिज रिलेटिव्स फॉर सपोर्टिंग हिम ड्यूरिंग एग्जाइल। ओचेंडियो रिमाइंड्स एवरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली यूनिटी एंड द ट्रेडिशन। अब देखिए वहाँ पे ये भी ट्रेडिशन है कि फैमिली यूनिटी और ट्रेडिशंस को माना जाता है। अकोनकोवा को एक ये भी डर लगा हुआ है कि अगर वो यूमोफिया में वापस चला गया तो वहाँ पे हालात पहले जैसे नहीं है उसके लिए, उसको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़नी है। तो अब यहाँ पे हमारे जो है वो 14 से लेकर 19 चैप्टर सेकंड पार्ट के कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है सेकंड पार्ट का, कि यहाँ पे आप देखिए थीम ऑफ एग्जाइल एंड आइडेंटिटी की बात हुई है। अकोनकोवस को कैसे एग्जाइल किया गया, ठीक है ना। इग्बो कल्चर एग्जाइल इज बोथ पनिशमेंट एंड प्यूरिफिकेशन। इग्बो कल्चर में जो है एग्जाइल जो है बैनिश करना किसी को एक तरह की पनिशमेंट भी होती है, दूसरी तरफ से उन्होंने उसका घर जला दिया, वहाँ से पानी बहा के उसकी जगह को साफ किया गया, मतलब प्यूरिफिकेशन का अमल भी है। फॉर अकोनकोवो इट इज़ डेवास्टेटिंग बिकॉज इट इंटरप्ट्स हिज राइज टू द लीडरशिप। और अकोनकोवा के लिए क्या था, उसकी एम्बिशंस जो थी वो शैटर्ड हो गई, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, उसका हाई रैंक जो है लोअर चला गया, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बुरा था। इट फोर्सेज हिम इनटू डिपेंडेंस ऑन हिज मैटरनल रिलेटिव्स एंड एचवी शोज हाउ इंडिविजुअल डेस्टिनी इज शेप्ड बाय द कल्चरल लॉज एंड फेट। फिर से यहाँ पे आपकी डेस्टिनी जो है उसको शेप किया जाता है फेट के हाथों, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द कलोनियलिज्म। अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें कलोनियलिज्म की बिगिनिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास हमें बताया जाता है कि अबामी एक विलेज है, वहाँ पे मिशनरीज आ गए। मिशनरीज जब आए तो वहाँ पे सम विलेजेस कन्वर्ट हो गए, सोशल डिवीजन स्टार्ट हो गई, कलोनियल अथॉरिटी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्लैश ऑफ रिलीजन स्टार्ट हो गया, वही जो इनोक का एक्ट है उसने वो इग्बो को अनमास्क किया। पॉलीथीस्टिक की तरफ से लोग मोनोथिज्म की तरफ जाना शुरू हो गए, ठीक है। इसके बाद जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया। नोबजोए जो है वो सिम्बलाइजेज अ जनरेशनल शिफ्ट। नोबजोए स्ट्रगल्स विद इग्बो कस्टम सच एज, वो कहता है द किलिंग ऑफ द इक्म्यूफोना, उसके लिए ये बड़ा एक ट्रेजिक एक्ट था। अबंडनमेंट ऑफ द ट्विंस, वो कहता है कि उसको मारना ज़रूरी था। ये जो ट्विंस हैं इनको जंगल में छोड़ना ज़रूरी है, उन मासूमों का क्या गुनाह होता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी गिव्स हिम मोरल कंफर्ट एंड न्यू आइडेंटिटी। अकोनकोवा हाउएवर सीज this as a betrayal. This conflict reflects the broader clash between the tradition and the change। और अपने बेटे को जब वो देखता है कि वो कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो वो ट्रेडिशंस और उनमें उनमें जो चेंज आ रहा है, जो क्लैश आ रहा है, उसको वो नज़र आता है, ठीक है ना। सिम्बोलिज्म ऑफ द मदरलैंड की बात की गई है। ओचेंडियोज स्पीच अबाउट द मदरलैंड हाईलाइट्स एन इम्पॉर्टेंट इग्बो फिलोसफी कि मदर इज सुप्रीम। यहाँ पे जब मदरलैंड के साथ सिंबोलिज्म दिखाई गई है, मदरलैंड ओचेंडियोस जब वो बोलता है कि मदर इज़ द सुप्रीम, तो यहाँ पे ये बात बताई जाती है कि फेमिनिज्म जिसको तुम लोग लोअर कंसीडर कर रहे हो वो लोअर नहीं थी, ठीक है ना। आखिरकार जो है जो फीमेल है, जो कि एक दुनिया लोगों को दुनिया में लाने का एक ज़रिया है, वो एक सुप्रीम जो है उसकी वर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे एचबी जो है एम्फेसाइजेज दैट द मैटरनल सपोर्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग हार्डशिप। ये मैटरनल सपोर्ट ही होती है, ये फीमेल सपोर्ट ही होती है जो कि हार्डशिप्स के दौरान आपके काम आती है, ठीक है। सो दिस कंट्रास्ट विद अकोनकोवाज रिजिड मस्कुलिनिटी शोइंग दैट द स्ट्रेंथ ऑल्सो कम्स फ्रॉम कंपैशन एंड कम्युनिटी। जिस चीज़ को जो अकोनकोवा है वो अपनी वीकनेस समझता रहा कि मैं कहीं वो ना बन जाऊँ, एक्चुअल में दैट इज़ द ट्रू वे ऑफ द स्ट्रेंथ। सोशल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे दिखाई गई है। मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं वो सोशल इक्वालिटी के लिए जो हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ चले जाते हैं। एच बी सजेस्ट दैट द कलोनियल सक्सेस वाज पार्शली ड्यू टू द इंटरनल डिवीजन। देखें अगेन वही बात, ये एच बी ने यहाँ पे भी हमें वही बात बताई है कि कलोनियल लोग जो थे, कॉलोनाइजर सक्सेसफुल क्यों हुए, इंटरनल डिवीजन की वजह से। वहाँ के अगर लोग जो थे उनको ना मानते, उनके मज़हब में ना कन्वर्ट होते, तो इग्बो कल्चर एक स्ट्रॉन्ग कल्चर था, वो कभी भी उनके जो विलेजेस थे वो शैटर्ड ना होते। लेकिन अंदर की इंटरनल डिवीजन की वजह से अफ्रीकन सोसाइटी